हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्लास 11th का व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का हम टर्म 2 का 11th क्लास का हम चैप्टर नंबर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सैम्पल पेपर है मेरे पास, तो देखिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम किस चैप्टर की, व्यावसायिक वित्त के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या लिखेंगे दोस्तों? सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल सकते हो। बिजनेस के जो भी सोर्स होते हैं, जहाँ जहाँ से हमें पैसा मिल सकता है, हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रखा है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि पूर्वाधिकार अंशों के कोई 3 प्रकार के नाम लिखिए। जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, मतलब क्या कह सकते हो दोस्तों? प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्या चीज़? प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं, उनके कोई 3 क्या लिखने हैं आपको, नाम बताने हैं। तो पहला होता है दोस्तों परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश जिसे हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। मतलब सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला कौन सा मानेंगे जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बोलते क्या हैं दोस्तों? यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद, मतलब उनको 6 महीने 1 साल के बाद क्या कर सकते हैं? वो कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में। और ऐसा कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी में हमारा लॉस नहीं हो सकता, जब उनको क्या होता है, संतुष्टि मिल जाती, तो ऐसा टाइम आने पर वह ऐसे पूर्वाधिकार अंश को क्या कहते हैं? वो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? पहला परिवर्तन कर सकते हैं जिनको इक्विटी शेयर में यानी कि समता अंश में। दूसरा होता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। इसमें क्या होता है दोस्तों? ये नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। कहा जाता है जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे अंशधारियों को हम क्या कहते हैं? एक तरीके से अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। मतलब इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले वाले में कन्वर्ट कर सकते, दूसरे वाले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और तीसरा होता है दोस्तों अभाग युक्त पूर्वाधिकार, मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन पूर्वाधिकार अंशों पर अतिरिक्त लाभ से पुनः लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। उन्हें अभागय युक्त पूर्वाधिकार अंश। बेटा देख लो हिंदी में कितनी मुश्किल लगती है, इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश में हमें बिजनेस लेना चाहिए। तो क्या कहते हैं इसे? अभाग युक्त पूर्वाधिकार। इसमें क्या होता है कि जब आपका लाभांश का हिस्सा मिलता है, क्या आपको पता है ना, लाभ के 2-3 हिस्से करते हैं हम। तो एक हिस्सा होता है लाभांश, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कहते हैं। तो वो वाला हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार उनको नहीं होता दोबारा से। ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से पूर्वाधिकार अंशों के 3 टाइप है। कौन कौन से? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रेफरेंस शेयर के कोई 3 टाइप बताइए, तो क्या बताओगे? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, और तीसरा क्या होता है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या? उनको डिविडेंड दोबारा से नहीं मिलता। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, भागयुक्त पूर्वाधिकार का अंश बताइए। अभी तो बताया भागयुक्त का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है ये? तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि जिन पूर्वाधिकार अंशों पर ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जहाँ पे समता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश वितरित करने के उपरांत शेष लाभ में से पुनः लाभांश लेने का अधिकार प्राप्त होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? भागयुक्त। भागयुक्त का मतलब है पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या बताया? अभागयुक्त। अभाग मतलब उनका भाग नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों? इनका भाग होता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये होता क्या? देखो, जैसे आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट में से आपने क्या करते हैं सर? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या बेटा? आप बोलोगे सर लाभांश जो है लाभांश जो है वो कहाँ बट गया? इक्विटी शेयर वालों को दे दिया हमने। ठीक है। इक्विटी शेयर मतलब समता अंश को दे दिया, और समता अंश को देने के बाद मान लो कुछ पैसे जो बच गए, कुछ प्रॉफिट जो बच गया, वो वाला हिस्सा हमें किन को देना चाहिए? भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वालों को। किनको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को देंगे, वो भी किस में? जो पार्टिसिपेटिंग नेचर के होंगे। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि कंपनी वित्त के अल्पकालीन स्रोतों की गणना कीजिए। कंपनी के अल्पकालीन वित्त के स्रोतों की गणना कीजिए, मतलब क्या हुआ इसका, जो कंपनी है XYZ कोई सी भी कंपनी है तो उसके पास अल्पकालीन का मतलब क्या होता है एक तरीके से दोस्तों, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस के सोर्स होते हैं, उनके सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है ना, आपको ये बताना है कि इनके नाम बताने हैं आपको, जो एक कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं। तो कौन कौन से अल्पकालीन स्रोत होते हैं, तो पहला होता है दोस्तों उनके पास, हम क्या कह सकते हैं, वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है ना, ये वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म्स फाइनेंस के सोर्स जो है उनका ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक के पास क्या होता है, अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट की सर्विस मिल जाती है, कि मतलब कम टाइम के लिए क्या करते हैं, कंपनी वाला बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लेता है। दूसरा क्या कह सकते हो, नगद क्रेडिट, मतलब जो भी सामान बेचेगा यानी जो भी काम करेगा इसमें क्या होगा, कैश क्रेडिट करेगा, ये नगद साख। ठीक है, नगद साख में क्या होता है, कहीं से भी पैसा आराम से इसको मिल जाता है सामान बेचने पे नगद। तीसरा क्या कह सकते हैं दोस्तों, छोटे टाइम के लिए क्या लेते हैं, लोन ले लेते हैं अपने आस पड़ोस से, यार दोस्तों से। एक पब्लिक की बात है, बट अगर कंपनी की बात करें तो अपने आस पास उनको लोन देने के हज़ारों तरीके मिलते हैं, वो कहीं से भी लोन ले सकते हैं। इसे कहते हैं अल्पकालीन ऋण। मतलब पहला क्या बोलोगे, बैंक से मिलता है अधिविकर्ष, दूसरा कैश क्रेडिट मिलता है सिर्फ और सिर्फ ये बैंक से ही एक तरीके से, और तीसरा क्या कह सकते, कैश क्रेडिट का मतलब है बैंक से नगद ले लेना, और तीसरा क्या कह सकते हैं, बैंक से ही हम क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तीनों के तीनों कहाँ से मिलते हैं, हमें एक कमर्शियल बैंक से मिलते हैं। और एक और मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप अकाउंट में बहुत पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। मतलब बिल रिसीवेबल, BR जो होता है दोस्तों, इसको हम क्या कराते हैं, डिस्काउंट कराते हैं। प्राप्य बिलों को भुनाने का मतलब क्या होता है, जो पैसा मिलना है हमें फ्यूचर में, उसे हम पहले ही ले लेते हैं बैंक से, बदले में बैंक क्या करता है, इसके बदले कुछ चार्ज ले लेता है। ठीक है, क्यों चार्ज लेता है, क्योंकि बैंक वो काम अब खुद करेगा जो काम एक कंपनी को करना था, उस व्यक्ति से पैसे लेने के लिए जाएगा। तो 4 पॉइंट कौन कौन से गाइस, पहला बोलोगे कि उनको अधिविकर्ष मिलता है, नगद साख, अल्पकालीन ऋण, और चौथा क्या होता है, प्राप्य बिलों को भुनाना। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ रिसीवेबल। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इसका व्यापारिक साख, मतलब अब ये किसी अपने जिनको ये सेल परचेज करते हैं वहाँ से क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट यानी कि व्यापारिक साख। व्यापारिक साख का मतलब क्या है, कैश क्रेडिट। और तीसरा इनके पास क्या होता है, जो ये शॉर्ट टर्म का यूज़ करते हैं, इनके पास जो पहले से ही जमा है, क्या कहते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICD के नाम से आपने इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें अंतः कंपनी जमाएं, मतलब कंपनी में जो जमाए पैसे हैं उनका यूज़ करती हैं ये। तो मैं ये आपको आगे समझाऊंगा पूरा टॉपिक है क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों कि जिस तरीके से कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालीन स्रोतों की बताया कि भाई हम यहाँ से पैसे ले सकते हैं, अब इसी तरीके से आपको ये बताना है दोस्तों कि जो कंपनी है उसके दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग पीरियड कह सकते हो, लॉन्ग टर्म कह सकते हो। जो क्या होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो 1 साल से लंबे टाइम के लिए होते हैं, 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है भाई, इक्विटी शेयर को इशू कर देती है। बोलोगे सर ये होता क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। समता अंश को क्या कर देती है दोस्तों, एक तरीके से इशू कर देती है। ठीक है, इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर को जब इशू कर देती है तो क्या होता है, इसमें होता क्या कि पब्लिक क्या करती है, जैसी कोई कंपनी अपने शेयर को बेचना चाहती है तो पब्लिक क्या करती है, अपना परचेज करने की कोशिश करती है और उसके बदले क्या मिलता है, उसे प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट कह सकते हैं दोस्तों, या फिर प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है समता अंशधारी को। साथ में कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, कंपनी के क्या बन जाते एक तरीके से मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करती है कंपनी, इक्विटी शेयर इशू करती है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, मतलब पूर्वाधिकार अंश जारी कर देती है। पूर्वाधिकार अंश जारी करने से क्या होता है, उनको पैसा मिल जाता है और ये लंबे टाइम के लिए होता है। कह सकते हैं दोस्तों 5 साल, 10 साल, 20 साल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तीसरे तरीके से हम कर सकते हैं ऋण पत्र, मतलब डिवेंचर से अपना पैसा हम कहीं से भी ले सकते हैं। और चौथा क्या होता है दोस्तों, लाभों का पुनर्नियोजन कर सकते हैं प्रतिधारिताएं। और क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के पास पहले से ही क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, एक तरीके से रिजर्व कह सकते हो। ठीक है दोस्तों,
कंपनी क्या करती है, अपने पास पहले से रिजर्व बचा के रख रखी होती है, उसी रिजर्व का क्या करती है वो यूज़ करती है। इसे कहते हैं हम क्या, एक तरीके से दोस्तों लॉन्ग टर्म सोर्स। जैसा कि आपने देखा होगा जो जियो की कंपनी है, इसने भी क्या किया था, अपने रिटेन अर्निंग या फिर रिजर्व का यूज़ किया था, और उन्होंने इतना रिजर्व बचा रखा था कि लॉन्ग टाइम में इनका पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या कह सकते हो, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, मतलब स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, कहाँ से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, चाहे वो बैंक से ले या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से ले। ठीक है गाइस, तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।